नाजरीन आदाब। मौर्रखा 30 अक्टूबर 2025 मुताबिक 7 जमादिल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां इंतहाई उरूज पर हैं। आज लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ इंतखाबी रैली को खिताब किया, जहां उन्होंने बेरोजगारी, वोट चोरी, मेड इन चाइना जैसे इशूज पर पीएम मोदी के साथ साथ बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को भी खूब निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार 20 बरसों से हुकूमत में है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बिहार के नौजवान को बिहार में ही मौका नहीं मिलता, बिहारियों का बिहार में मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए कहा कि वो बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके पास विजन है और महागठबंधन की पार्टियां एक साथ मिलकर बिहार के हालात बदलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज मुल्क भर की अदालतों में फौजदारी मुकदमात में इल्जामात तय करने में हो रही गैर मामूली ताखीर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि यह ताखीर न सिर्फ इंसाफ की फराहमी में रुकावट है, बल्कि अदालती निज़ाम की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच एक ऐसे मामले की समाअत कर रही थी जिसमें एक मुलजिम तकरीबन 2 बरसों से जेल में है, मगर अभी तक मुकदमे की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। दरख्वास्तदा के वकील ने अदालत को बताया कि चार्जशीट 2023 में दाखिल की गई थी, लेकिन इल्जामात तय करने का अमल अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि दीवानी मुकदमात में मौज़ूआत तय नहीं होते, फौजदारी मुकदमात में इल्जामात तय नहीं होते, आखिर अदालतों में दुश्वारी क्या है। जनूबी कोरिया में एशिया बहरुल काहिल इक़्तिसादी ताउन के तिजारती रहनुमाओं के एक इजलास के दौरान खिताब करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें सबसे अच्छा दिखने वाला शख्स करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि वो एक मजबूत और सख्त मिजाज रहनुमा हैं। उन्होंने एक बार फिर वही पुराना दावा दोहराया कि रवां साल मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराने में उनका अहम किरदार रहा था। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि उनका अमेरिका और भारत के दरमियान तवील अरसे से ज़ेर इर्तिबा तिजारती मुआहदे पर जल्दी ही दस्तखत करने का इरादा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध के रोज शाहपुर असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार राकेश रंजन ओझा के हक में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को निशाना बनाते हुए कहा कि जिन लोगों ने मवेशियों का चारा हजम कर लिया वो इंसान के हुकूक भी हड़प लेते हैं, इसीलिए इन पार्टियों ने तरक्याती कामों को मुकम्मल नहीं किया। योगी ने कहा कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबका साथ सबका विकास के नजरिए के तहत नौजवानों, गरीबों, किसानों और ख़वातीन को सरकारी स्कीमों का भरपूर फायदा लिया जा रहा है। उन्होंने मकामी ज़बान में खिताब करते हुए वोटरों से कमल का फूल खिलाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने पंचायती इंतखाबात से पहले गन्ने के किसानों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 2025-26 के कृषक सीजन के लिए गन्ने की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा किया गया है। योगी के दौर में गन्ने की कीमतों में ये चौथा इजाफा है। इस फैसले से न सिर्फ गन्ने के काश्तकारों की आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि देही मईशत को भी फरोग मिलेगा। गन्ने की तरक्की और शुगर इंडस्ट्री के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बुध को लोक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह हमारी हुकूमत का आज़्म है कि हर किसान को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत सही वक्त पर फराहम की जाए। उत्तर प्रदेश हुकूमत के गन्ने की कीमत में इजाफे के बारे में भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि यह इजाफा किसानों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की असल लागत मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसलिए हुकूमत को लागत के तनासुब से ही कीमतों में मजीद इजाफा करना चाहिए। वाज़ेह है कि इब्तदाई गन्ने की कीमत 400 रुपये फी क्विंटल और बाकायदा गन्ने की कीमत 390 रुपये फी क्विंटल मुकर्रर की गई है। इससे न सिर्फ मगरबी उत्तर प्रदेश के किसानों में खुशी हुई है, बल्कि किसान लीडरों ने भी इस मामले पर खुलकर अपनी राय जाहिर की है। मरकजी वजीर जयंत चौधरी ने इस फैसले के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत ने गन्ने की मिठास और किसानों के वक़ार दोनों को बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य की रहनुमाई में हुकूमत रियासती देही गुजर बसर मिशन के तहत तश्कील दिए गए सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए खवातीन को खुद कफील और खुद मुख्तार बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है और इस समत में हुकूमत की तरफ से कई महत्वाकांक्षी स्कीमें भी चलाई जा रही हैं। लखपति महिला योजना कौमी देही रोजी रोटी मिशन के जरिए चलाई जा रही है, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुपों के खवातीन की आमदनी को कम से कम 1 लाख और उससे ज्यादा तक बढ़ाया जा सके। इस मकसद को हासिल करने के लिए रियासत में 34,269 से ज्यादा लखपति कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को तरबियत दी गई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने जंगबंदी का मजाक उड़ाते हुए फजाई हमले करके
غزہ شہر کے ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 24 بچوں سمیت 91 فلسطینی شہید ہو گئے اور متعدد افراد ملبے کے تلے دب گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جوابی کارروائی کی ہے کیونکہ ایک سپاہی مارا گیا تھا، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ بھی جنگ بندی کو خطرے میں نہیں ڈالے گا، نیز کہ حماس کو مناسب برتاؤ کرنا ہوگا۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے معاہدے کے تحت اپنی کسی بھی ذمہ داری کو حقیقتاً پورا نہیں کیا ہے۔ اس معاہدے کو امریکہ کے دباؤ پر اسرائیل نے مجبوری میں قبول کیا تھا۔ حماس کی جانب سے غزہ کے علاقے خان یونس میں ایک تباہ شدہ سرنگ میں سے اسرائیلی یرغمالی کی باقیات نکالے جانے کی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام نے گزشتہ روز منگل کو اعلان کیا تھا کہ وہ ایک اسرائیلی یرغمالی کی باقیات شام کے وقت اسرائیل کے حوالے کرے گی۔ اسی دوران العربیہ نے ایک خصوصی ویڈیو نشر کی جس میں خان یونس کے شمالی علاقے میں ایک تباہ شدہ سرنگ کے اندر اسرائیلی کی لاش تک رسائی کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ یہ لاش بھاری مصری مشینری کی مدد سے ایک ہفتے کی کھدائی کے بعد ملی ہے۔ حماس نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ جاری لاشوں کی تلاش کی کارروائیوں میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ نے نئی دہلی میں اپنے جلا وطنی کے مقام سے کہا کہ بنگلہ دیش کی عوامی لیگ کے لاکھوں حامی اگلے سال کے عام انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے کیونکہ پارٹی کو انتخاب میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ 78 سالہ حسینہ نے کہا کہ وہ ایسی کسی بھی حکومت کے تحت بنگلہ دیش واپس نہیں جائیں گی جو عوامی لیگ کو شامل کیے بغیر بنائی جائے، اور وہ ہندوستان میں ہی رہنے کا ارادہ رکھتی ہیں جہاں وہ اگست 2024 میں طلبہ تحریک کے بعد فرار ہو کر آئی تھیں۔ سعودی عرب نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے دنیا کے سب سے جدید، منفرد اور حیرت انگیز اسکائی فٹ بال اسٹیڈیم کے منصوبے کا انکشاف کیا ہے۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے دنیا کا پہلا اسکائی اسٹیڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے جسے زمین سے 350 میٹر یعنی 1150 فٹ اوپر معلق کیا جائے گا۔ اس میں 46,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش بھی ہوگی۔ دنیا کا حیرت انگیز، منفرد اور خوبصورت فٹ بال اسٹیڈیم 2032 کے قریب تیار ہوگا، جس میں فیفا ورلڈ کپ 2034 کے کوارٹر فائنل تک میچوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔